तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लीलू और जियांग यहाँ से गायब हो जाते हैं और उनको अपने कुछ पुराने हिसाब पूरे करने थे, चुकाने थे किसी के साथ। अब आगे तो यार देखो, कल मैं थोड़ा शादी उदी में चला गया और सुबह से शाम वहीं निकल गया था, और क्योंकि मैं ट्रैवल ही कर रहा था तो मैं अपडेट भी नहीं कर पाया। खैर वैसे मार्शल यूनिवर्स अभी आ रहा है मेरे हिसाब से सीजन 6। मज़ा आ रहा है क्या, वो बताना ज़रूर कमेंट में। और आगे बढ़ते हम। सीन शिफ्ट होता है और हमें जिया सिटी का जो नॉर्थ वेस्ट हिस्सा था उसे दिखाया जाता है। यहाँ की जो आर्मी थी ना बहुत तेज़ी से भाग रही थी, क्योंकि इनके लीडर्स जो थे वो पहले ही भाग चुके थे। और दूर में हमें दिखाया जाता है जो कुछ लोग थे बहुत तेज़ी से भाग रहे थे, जैसे कि रिजेंट, गोंग युवान, फिर सी किंग, जो किंग हो और जुआन चेन। और जुआन चेन का जो एक्सप्रेशन था ना वो सबसे भद्दा था इस समय, क्योंकि उसको पता था। और देखो मैटर ऐसा था ना कि हेवनली एम्परर ये यहाँ से गए, डेमोनिक फ्लेम अंडरवर्ल्ड किंग को भी ले गए, लेकिन ये था यहाँ पर, वो औरत तो फील कर ही सकते थे ना, बट इसे फिर भी वापस नहीं लाया, जबकि ये खुद ओरिजिन रिवर्सन का है। मतलब उनके हिसाब से अब ये बंदा उनके काम का नहीं है। तो इसे पता था कि अब इसका अंत तो आ चुका है, और इसे पता था कि लीलू अब ट्रांसेंडेंट है, अब तो इसे नहीं छोड़ेगा। तो इसके दिमाग में एक ही चीज़ था कि जिया किंगडम छोड़ के जल्दी से भागना है, कहीं छिप के रहेगा, फिर ये कुछ फ्यूचर का सोचेगा। लेकिन फट इसकी ही नहीं रही थी, गोंग युवान की भी फट रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उसने इन सालों में जो किया है। और फिर ये भागते भागते सीकिंग की तरफ देखता, उनका तो एक्सप्रेशन अब क्या ही मैं बोलूँ। ये बहुत तेजी से भाग रहे थे, लेकिन किसी कारणवश इन्हें लगता कि ये भाग ही नहीं पा रहे, मानो एक ही जगह फंसे हुए हैं। और सामने जब इनका ध्यान जाता है तो दो लोग पहले से खड़े थे, लीलू और जियांग। और आवाज़ आती लीलू की, यार जिया सिटी तो अब क्लींस हो चुका है, यहाँ पर कोई पुरानी औरा भी नहीं है वो डेविल्स वाली, तो कहाँ भाग रहे हो? तुम्हें तो अपने पुराने घर वापस लौटना चाहिए तुम लोगों को। जुआन चेन इस दौरान फिर भी एक स्माइल देता और बोलने की कोशिश करता, देखो लीलू, जो उन सालों में हुआ उसमें मेरा कुछ नहीं है, ये शब्द सेंजिंग जायो का था, मैं तो बस एक प्यादा था। लीलू कहता, तुम्हारा नाम जुआन चेन है ना? गोंग युवान के पीछे से तुम ही काम कर रहे थे ना? जुआन सेन अभी कुछ बोलने ही वाला था, और बस लीलू इस दौरान क्या करता है, बस हाथ को ऐसे लहराता है और स्पेस में होल हो जाता है। ड्रैगन क्लॉ निकलता है, गोल्ड, वॉयलेट गोल्ड कलर का, सीधा इसके गर्दन को दबोच लेता है। जुआन चेन यहाँ से निकलने को देखता है, ड्यूक बर्फिट्स रिलीज करता है, लेकिन कुछ काम का नहीं। लीलू ना बस अपने फिजिकल स्ट्रेंथ की दम पर ड्रैगन क्लॉ से ना इसके ड्यूक बर्फिट्स को फोड़ देता है पूरा, और जुआन चेन की बॉडी एक्सप्लोड कर जाती है। मतलब इजीली लीलू ने इसे अब निपटा दिया था। अब इसको चींटी की तरफ मरते थे गोंग युवान, जो किंग और सी किंग। उनको लगता है अब तो भाई अब क्या ही कर सकते हैं। जो किंग वो फिर से भागने को देखता है, लेकिन थोड़ा ही आगे पड़ता है कि एक सैक्रेड लाइट ऑरा इसकी बॉडी पर पड़ती है और जल के राख हो जाता है। अब लीलू का ध्यान जाता है गोंग युवान और सी किंग पर। गोंग युवान हंसता है, लेकिन ये अलग प्रकार की हंसी थी कि मुझे नहीं लगा था कि मैं एक दिन तुम्हारे हाथों मारा जाऊंगा, और मुझे ये नहीं समझ में आया कि ली टाइक्सोन और टान टाइलन जिनका बैकग्राउंड नॉर्मल नहीं था, मुझे भी समय नहीं पता था, उन लोगों जैसा बंदा जिया किंगडम जैसे बेजान जगह पर क्या करने आए थे। तुम्हारी फैमिली नहीं होती तो शायद जिया किंगडम कब का मेरा हो चुका होता। लीलू को देखो इन चीज़ों में अब इंटरेस्ट था नहीं। लीलू बस अपनी क्रिस्टलिन ऑरा यूज़ करता और इसे तुरंत ही सील कर देता और ईजिली इसके ड्यूक परफिट्स को धूल में बदल देता है। गोंग युवान खून की उल्टे करता और इसकी ऑरा गायब हो जाती है। लीलू इसे मारना नहीं चाहता था, क्योंकि अब ये फर्स्ट प्रिंसेस के इसे हवाले करने वाला था, जो कि नॉर्थ और साउथ साइड को फिर से रीयूनिफाई करके मतलब पूरे किंगडम को संभाल सकती है। अब लीलू की नजर पड़ती है सी किंग, जो कि आखिरी बचा था। सी किंग काफी रिग्रेट कर रहा था, उसकी आंखों में देखा जा सकता था वो कि काश, क्योंकि देखो आपको अगर याद हो तो सी किंग की फैमिली नॉर्मली लीलू की फैमिली को सपोर्ट करती थी जब से टाइग्स वन वगैरह गए थे, लेकिन जिस दिन फाइनल बैटल था उस दिन सी किंग ने लीलू को दिखा दिया था कि असली खिलाड़ी वो है, यानी कि हाउस जिन क्यों। और लीलू जियांग किंग की तरफ देखता है, जियांग किंग स्माइल देकर कहती, तुम हाउस लोलॉन की लॉर्ड हो, तुम्हारा जो भी डिसीजन है मैं तो तुम्हें सपोर्ट करूंगी। लीलू फिर से किंग से बात करता है कि आप बड़े हो चुके हैं, आपने जो कार्य किया था, जो कृत्य किया था, उसका कुछ तो परिणाम मिलना ही चाहिए आपको। सेकिंग भी समझ जाता है ये बंदा बहुत मैच्योर हो चुका है। और लीलू कहता है, देखिए कभी आपने हमारे हाउस लोलॉन का सहायता किया था, सपोर्ट किया था, तो मैं आप चाहता हूँ कि आप डिग्निटी से जाओ इस दुनिया से, और जब नॉर्थ और साउथ यूनाइट हो जाएगा तो मैं फर्स्ट प्रिंसेस को बोलूंगी कि आपके बच्चों का अच्छे से ध्यान रखा जाए। और लीलू फिर यहाँ से निकल जाता। सेकिंग समझ चुका था कि उसे क्या करना है, वो अपने ड्यूक परफिट्स को डेटोनेट कर देता, मतलब एक्सप्लोड करा देता और खुद भी निपट जाता है। लीलू थोड़ा सा रुकता है, सेकिंग की ऑरा फील करता है, निराश होता है, लेकिन अब क्या ही करे, और जरूरी भी था ये। लीलू का इस दौरान जियांग किंग हाथ पकड़ते और फिर लीलू कहता है कि जो आपने किया मेरे लिए इतने समय तक, मैं उसका शुक्रिया भी अदा कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि लीलू उसमें ब्लैंक पैलेस वाला बंदा था, आप समझ ही सकते हो। जियांग किंग वार्म स्माइल देते कि तुम मेरा हस्बैंड हो, हम एक ही सो शरीर और आत्मा है। और फिर दोनों यहाँ से निकल जाते। लीलू हालांकि जाते जाते एक चीज बोलता है, सिस्टर किंग कुछ भी हो जाए हम हमेशा एक साथ रहेंगे। जियांग किंग थोड़ा सा कंफ्यूज होती कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है, लेकिन जब ये जा रहे थे ना लीलू
फॉरेस्ट की तरफ देखता है, एक ऑरा फील करता है और बोलता है, लंबा समय हो गया ज़िन्फो। और इस समय लीलू के चेहरे पर ना एक हैंडसम स्माइल था। सामने में ये बंदा दिखाई देता जो कि बहुत पतला हो चुका था, बॉडी पर खून लगे हुए थे, जो कपड़े उसने पहने थे। सामने से भी आवाज़ आती है। बंदा काफ़ी मैच्योर हो चुका था, शरीर पर बहुत सारे जख्म थे ना, इतना अगली लग रहा था, जबकि बंदा काफ़ी हैंडसम हुआ करता था। जवाब ये आता है कि स्क्वाड लीडर, हाँ समय तो काफ़ी हो चुका है। लीलू पूछता है क्या हुआ। लीलू का जो किलिंग इंटेंट था अब शांत हो चुका था जुआन सेन वगैरह को मारने के बाद। और लीलू बोलता है कि हाँ यार, मैंने सुना कि अदर डिजास्टर हुआ, तुमने अस्ट्रल से इस कॉलेज छोड़ दिए, तुम अपने घर यानी हाउस लैंडिंग लौट गए थे। जिन्फो स्माइल करता और हाँ में सर हिलाता कि मैं डार्क माउंटेन नहीं वापस लौटना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मेरे पिताजी ने ऑर्डर दिया था, जैसे कि मुझे मानना पड़ा। लीलू बोलता है ड्यूक लानलिंग कैसी है उनकी इंजरीज। देखो लानलिंग भी आगे बढ़े थे, लेकिन उन्हें उस समय मेंटर ची चान ने रोक दिया था, उन काउंटर किया था, अगर आपको याद हो, जब लीलू वगैरह का मेन फाइनल मैटर चल रहा था शेनजिंग सायो के साथ। लीलू कुछ बोलने वाला था, तभी जिन्फो स्माइल करके बोलता है, तो वैसे तुम्हें कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैं उन्हें ऑलरेडी मार चुका हूँ। लीलू हैरान हो जाता है, वे देखो ड्यूक लानलिंग इसके पिताजी थे और इससे खुद मार चुका है। अब लीलू को कंफ्यूज देख करके जिन्फो बोलता और कहता, तुम्हें क्या लगता मैं निर्दयी हूँ? मैं उस समय तो बच्चा था, ऐसा कैसे कर सकता था? लीलू शांत हो जाता है और पूछता है क्या हुआ था ऐसा, क्योंकि देखो लीलू जिन्फो की पर्सनालिटी को समझता था। ये बंदा हमेशा छिप के क्यों रहता था, फ्रेंडली था लेकिन बहुत कम, मतलब लीलू से ही फ्रेंडली था और मेंग से। इसके पास एक रेजोनेंस भी था, शैडो रेजोनेंस। ये बंदा लाइट रेजोनेंस का होना चाहिए था, लेकिन ये शैडो में क्यों रहता था? उसका एक कारण था, इसके पिताजी। ऐसा क्या हुआ कि इसको अपने पिताजी को मारना पड़ा, जो इसको मजबूर कर दिया। अब देखो पता है ना, अगर जो इंसान ज़्यादा दुखी होता है ना, वो ज़्यादा हंसता है। एक्चुअली दुखी नहीं बोलूँगा मैं, जिसने कष्ट ज़्यादा झेले होते हैं ना, उसे मुस्कुराहट की कीमत पता होती है। जिन्फो जो कि अभी तक हंस रहा था, वो शांत हो जाता है, लीलू की तरफ देखता है। वही फ्रेंडली नज़र थी लीलू की अभी भी इसके लिए। वही पुराने दिन याद आते, फेयरनेस एंड जस्टिस स्क्वाड की। आवाज़ इसकी काफ़ी भारी हो जाती, मतलब ये अंदर से बहुत दुखी हो चुका था ना, कि पुराने दिन याद कर रहे हो कि मेरे पिताजी ने मुझसे बोला था कि अगर मुझे उनके पोजीशन को हासिल करना है तो मुझे पत्थर जैसा दिल बनाना पड़ेगा, यानी एकदम रूथलेस बनना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पता है किलर्स के कोई इमोशन नहीं होते हैं। मैंने उन्हें समझाया भी कि मुझे ये ड्यूक से मतलब नहीं, आपके ख़ानदानी परंपरा से मतलब नहीं है। मैं नहीं माना तो उन्होंने फिर मेरे सामने मेरे दोस्तों को बुलाया, जिनके साथ मैं हाउस लैंडिंग में बड़ा हुआ था, और एक केक को मेरे सामने मार दिया। मैं एकदम दुखी हो चुका था, रो रहा था। फिर मैं एंडलेस ट्रेनिंग में चला गया, बहुत मेहनत की मैंने, लाइफ और डेथ ट्रेनिंग की। एक दिन मैं रात को फिर वहाँ से भाग रहा था, लेकिन जैसे मैं बाहर निकला वो मुझे मेरा पीछा किए, मुझे पकड़ के ले आए। लीलू को इस दौरान ना वो एक लंबी पतली औरत की याद आती है, स्त्री की, ये चेनिंग, जो कि 7 एस्ट्रल पिलर्स में से एक हुआ करती थी, जिसके साथ जिन्फो का काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप था। क्योंकि एक मिशन के दौरान देखो वो लीलू को मारना भी चाहती थी, लेकिन उसे फिर जिन्फो और ह्यू लांग ने रोका था। मारना इन द सेंस कुछ मैटर था, तो कुछ तो था, मुझे भी अब याद नहीं, कोई मिशन था शायद। तो लीलू समझ जाता है कि मैटर शायद जिन्फो और उस लड़की के बीच का हो। और इस समय जिन्फो का एक्सप्रेशन जो कहानी बताते बताते ना और अगली हो जाता है। और जिन्फो बताता है कि मेरे पिताजी मुझे वापस लेकर आए और उस लड़की को मेरे सामने, मतलब उसके पैर पर काट दिए, और ना ट्रेनिंग ग्राउंड में उसको लटका दिया उसके बाद। और मैं ट्रेनिंग करता था उसके सामने, और वो वैसे मुझे देखते रहती थी। उसके बाद से मैंने कभी भी अपने पिताजी की बात नहीं टाली, क्योंकि मैं उस लड़की को मरते हुए नहीं देख सकता था। बहुत सारे मैंने मिशंस उसके बाद किए, असेसिनेशंस वाले, कुछ एस्ट्रल से इस कॉलेज के लॉन्डो को भी मारा। हर एक मिशन मैंने पूरा किया, मैंने उनका पूरा भरोसा फिर से जीत लिया। लेकिन एक दिन के बाद कुछ अदर वन हाउस लैंडिंग की तरफ बढ़ रहे थे, और मेरे पिताजी उसकी वजह से इंजर्ड हो चुके थे। मुझे पता था मौका मिल चुका है, गर्म था लोहा, मार दिया हथौड़ा, मैंने उनकी खोपड़ी उड़ा दी। लीलू समझ सकता था कि जिन्फो के साथ जो हुआ था ना, वो तो शायद, मतलब लीलू के साथ भी ऐसा कुछ थोड़ी हुआ था यार। आप सोचो ना, आपके लवर को, इवन आपके फ्रेंड्स को कोई आपके सामने मारे भाई, आप और तड़पा तड़पा के, आपको पता है असैसिन्स कुछ बहुत रूथलेस होते हैं। लीलू पूछता है क्या वो लड़की अभी भी जिंदा है, क्योंकि लीलू को लगता है अगर वो लड़की बच गई तो शायद ये बंदा फिर से इसके दिल को सुकून मिलेगा। जिन्फो बोलता है हाँ, बस वो होल्ड कर रही है, मरने से ज़्यादा दूर नहीं है। और ये बोलता है कि मैं हाउस लैंडिंग के लोगों को लेकर आ रहा था इस तरफ ताकि तुम्हारी मदद कर दूँ, बट मुझे अब समझ में आया कि मेरी ज़रूरत तो तुम्हें है ही नहीं। लीलू कहता है वो सब छोड़ो, एक सांस भी अगर उस लड़की के अंदर है तो काफ़ी है। जिन्फो बोलता है यार उसका खून लगभग सूख चुका है, चमड़ी एकदम पतली हो चुकी है, वो रेजोनेंट पैलेस टूट चुके हैं, अब क्या हो सकता है, कोई ऑप्शन नहीं उसको बचाने का। लीलू कहता है यार इतने छोटे से जगह में कोई मेरी तुलना कर सकता है क्या? जिन्फो समझता था कि लीलू का स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ चुका है, तो इसे लगता है, इसको एक उम्मीद से जागती है कि लीलू स्क्वाड लीडर प्लीज़ यार उसको बचा लो। जिन्फो मानो जिसके कि आंसू सूख चुके थे ना, आज पहली बार उसकी आंखों में बहुत समय बाद आंसू आ रहे थे। लीलू कहता टेंशन मत लो,
मेरे पास ऑप्शन था, अगर मैं नहीं बचा पाया ना तो पिल्सेंट जो कि मेंगमेंग की बॉडी में वो बचा सकती है। जियांग किंग आगे आती है, इसको बोलती है कि तुम्हारी इंजरीज भी काफ़ी सीवियर है। सिन्फो तो वैसे भी इनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करता था और बोलता है सीनियर जियांग मैं ठीक हूँ, लेकिन देखो इसकी इंजरीज भी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी थी। लीलू और जियांग किंग इनका परसेप्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो वो देख सकते थे अंदर से ना ये बंदा बहुत इंजर्ड था। लीलू अपने वाटर रेजोनेंट को ऑरा को यूज़ करता है और इसकी बॉडी को हील करने लगता है, जो कि जख्म बाहर नहीं दिख रहे थे। और जियांग किंग भी इस दौरान सपोर्ट करती है। और जियांग किंग जब अपनी ऑरा यूज़ करती है ना तो पूरा ये जो जंगल था ना वो मानो लाइट से जगमगा उठता है। इवन इसके जो असेसिन्स थे जिन्फो के साथ में वो भी हैरान थे। सभी की बॉडी में मानो ये ऑरा जाती है और सभी की ऑरा को हील कर देती है। जिन्फो फील करता है इसका स्ट्रेंथ वापस आ रहा था, ये थैंक्स बोलता है इन दोनों को। लीलू पूछते हैं जिया सिटी चलना है, रेस्ट करोगे? तो ये बोलता है नहीं यार, मैं कैसे मिलूंगा मेंटर चीचान से, मैं बस घर लौटना चाहता हूँ और सिस्टर ये से मिलना चाहता हूँ। दोनों फिलहाल थोड़े समय तक बात करते हैं और जिन्फो उसके बाद अपने लोगों के साथ निकल जाते हैं। जाने से पहले फिर से एक बार थैंक्स बोलता है, कहता है ना वो 1 साल जो मैंने तुम लोगों के साथ बिताए थे वो मेरा बेस्ट था, ब्राइट टाइम था पूरे लाइफ का। लीलू को याद आता है कि पहले जिन्फो इसके काफ़ी मजे लेता था ना, ऐसा छिपके रहता था शैडो ऑरा का यूज़ करके और बाई मिंगमिंग के साथ ऐसे कभी भी देख लेता था तो जियांग किंग को बता देता था, कभी पेंटिंग बना देता था तो लुकिंग एयर वगैरह देख लेती थी। तो मतलब बहुत सी मस्ती मजाक वो टाइम थे। तो मतलब जिन्फो की स्टोरी सुन करके ना लीलू भी थोड़ा सा अलग हो जाता है यार, उसको भी गजब फील होता है कि यार ऐसा भी होता है। और फिलहाल ये जिया सिटी वापस आ चुका था जियांग किंग के साथ और इजीली डंप करता है पहले गोंग युवान को फर्स्ट प्रिंसेस के पास और फिर डिस्कशन होता है, बताता है पूरी चीज़ें। फर्स्ट प्रिंसेस को पता ही था क्या करना है कि यार पूरे प्रॉब्लम्स इसके रिजॉल्व हो चुके थे ना फर्स्ट प्रिंसेस के। अब लीलो वगैरह आया और सबसे बड़ा कि ये जो अदर वर्ल्ड के प्रॉब्लम थे वो भी रिजॉल्व हो चुके थे। और ये सोचती है यार ये बंदा मतलब क्या बंदा है ये, मतलब अच्छा हुआ मैंने इसको अपना फ्रेंड बनाया। और ये भी समझ जाते हैं कि लीलू को कोई मतलब ही नहीं है, कि वो नहीं चाहता मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है कि हाउस डुवलॉन यहाँ का जिया किंगडम का असली उत्तराधिकारी बने या कुछ भी। और इतना पता था कि लीलू और जियांग किंग का प्रोटेक्शन है तो जिया किंगडम को अब कभी कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। अब इसके बाद ना फर्स्ट फ्रांसिस और किन जेंग यांग बात कर रहे थे। क्विन जुलू इन्हें फॉलो कर रहा था बट उसके पिताजी बोलते क्या कर रहे हो ये सब, निकलो यहाँ से जाओ, नॉर्थ तो वैसे भी सरेंडर कर देगा, तुम फ्री हो तो जाओ ना हाउस लोन में थोड़ा साफ सफाई करो, कुछ तो करो। फिर जुलू को समझ में नहीं आता चल क्या रहा है और बोलता है पिताजी लग रहा है बूढ़े और आपका दिमाग भी सटिया रहा है, मैं रॉयल कोर्ट का सोल्जर हूँ, मैं ये सब क्यों करूँगा, मैं तो दुश्मनों का सामना करूंगा। फर्स्ट फ्रांसिस भी हंसती। इधर इसके पिताजी ना इसका कॉलर पकड़ लेते कि जाओ, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे लिए तस्बीह पिया ढूंढूं तो जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, क्योंकि इनका लड़का है, लड़कियों से तो दूर भागता है। लीलू जैसा बंदा है उसके दोस्ती में रहेगा तो ये ग्रो ही करेगा। इधर ड्यूजियान भी प्राइवेट में अपने बच्चों से बात करते कि देखो यार हाउस लूला उनके साथ रिलेशन अच्छा होना चाहिए, अच्छा रहेगा अगर तुम लोग अच्छा रिलेशन बिल्ड करते हो लीलू और जियांग से। तो बेगजुआन बोलता है पिताजी मेरा रिलेशन कैसे अच्छा हो सकता है लीलू से, मैं तो उसको हर बार धमकाने को देखता था पहले, अच्छा है कि बस वो रिवेंज नहीं दे रहा, मेरे लिए अच्छी बात है। तो मतलब देखो यार अभी फिलहाल कैसा है कि ड्यूजे होंगलियान ये लोग इन लोगों का अलग चल रहा है और मैं उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं भी करूँगा, मतलब भी नहीं। लीलू उस समय थोड़ी दूर पर था तो वो देखता है, वो समझ जाता है कि किन जेंग जियांग या ड्यूजियान क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान ये क्विन जरूर से बात करता है कि देखो यार यूलांग से बात करो और मिलते रात में थोड़ा मस्ती मजाक करते हैं। डेन पांग वगैरह अपने कॉलेज वाले सेटअप में लग जाते हैं, सुखजीन वगैरह कॉलेज, क्योंकि इनका जब रिबिल्ट होगा तो पहले से और अच्छा बनने वाला था। लीलू और जियांग किंग इस दौरान अपने दादाजी, बड़े ताऊ, भाई जो कजिन वगैरह थे सबको लेकर के जाते हैं हाउस लोन के हेडक्वार्टर में, उन्हें दिखाते हैं घर और अच्छे से। और ली जिंगे समझते हैं कि इनका पोता इस जगह को कितना मिस करता था, क्योंकि पैदा यहीं हुआ है, बड़ा भी यहीं पर हुआ है, इतना छोटा जगह है, लेकिन अब इनका पोता इसी को अपना असली घर मानता है। अकेले फिर थोड़ी देर ये बैठते हैं और सोचते हैं यार कि मेरे पोती को कितना तकलीफ हुआ होगा और मेरे बच्चों मतलब कि ली टैक्सन और टांटाइला ने कितना मेहनत किया होगा, उधर भाग के आए होंगे, फिर उन्होंने घर बनाया होगा। मन में सोचते कि टैक्सवान बस चीज़ें सेटल हो जाए फिर मैं नोबेल बैटलफील्ड आता हूँ और तुम्हें ढूंढता हूँ। उस समय तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदगी अच्छे से जियो, मेरा साथ रहो, मतलब इनका वही ख्वाहिश था। इधर लीलू वगैरह फिर ये लोग तो मिलते ही यूलांग वगैरह शाम में, क्विंजुलू वगैरह साथ में, निनमेंग यूजीव वगैरह जो एकेडमिक फेडरेशन से आए हुए थे वो भी बैठते, इवन ली फोल वो ली जीवो वगैरह सभी थे। ली जीवो हैरान थे कि यार लीलू इतना टॉप बनता है बट ये कहाँ से मतलब ग्रो किया, सोचो। और ये भी सोचता है कि यार अब हमारा खानदान कितना तगड़ा हो चुका है, खानदान ली में अब 2 हेवनली एम्परर्स है और इसे पता था फ्यूचर में लीलू भी बनेगा ही। फिर लीलू की मम्मी मतलब ड्यूक लान के बारे में भी ये सोचता है, जो कि 8th ग्रेड की अभी ड्यूक है। जियांग किंग तो ही साथ में 7th ग्रेड की ट्रांसिडेंट। इधर लीलू वगैरह बात करती है, यूलांग बोलता है हाँ यार बस, बोलते एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ की कमी है, वो है लुकिंग। इधर यूलांग भी बोलता है यार भी तो अदर वर्ल्ड वाले आ रहे, ये वो चीज़ें क्या करेंगे यार, कब तक जिंदा रहेंगे। लीलू का अपना लगता ये इसके हमेशा मजे लेते थे, यूलांग इसे फिर गाली मारता है
और फिर कहता टेंशन मतलब जब तक मैं हूँ इस जगह को तो कुछ नहीं होने दूंगा। इस दौरान एक लड़की जो कि काफ़ी पतली थी इधर चलते हुए आती है। बाई मैंग मैंग नहीं, सही में तो उसके अंदर पिलसेंट थी फिलहाल। यूलांग देखता तो उसकी फट जाती है और पिलसेंट फिर बोलती है यूलांग से तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, जब सभी चीज़ें सेटल हो जाएंगी तो मैं बाई मैंग मैंग की बॉडी छोड़ दूंगी। यूलांग बोलता है नहीं नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ठीक है। अब उसके बाद ना ये जो बाई मैंग मैंग थी यानी कि पिलसेंट, वो बोलती है कि लीलू और जियांग किंग से कि तुम दोनों आओ, मुझे थोड़ी बात करनी है, तुम्हें कुछ जानने की ज़रूरत है। लीलू का दिल ना एक बार को मानो रुक सा जाता है। उसे पता था, वो जियांग किंग की तरफ देखता, उसे लग रहा था कि अब वही जो इसे डाउट है वही रहस्य शायद अब पिलसेंट बताने वाली थी। रात का समय था, चंद्रमा अलग अपने चमक रहे थे और ये लोग ऊपर में एक आंगन में बैठ के फिर बात करते। और इस दौरान पिलसेंट बताती है जैसे देखो लीलू जो डिवाइन फ्रूट है तुम्हारे पास वो विंड रेजोनेंस का बहुत पावर, इतना आसान नहीं होगा तुम्हें उसे डाइजेस्ट करना या रिफाइन करना। और लीलू चाहता भी था कि ये बिना इनकी मदद के ये रिफाइन नहीं कर पाएगा। अब लीलू इस दौरान बोलता है कि लेकिन पिलसेंट जब हेवनली एम्परर जियांग गए तो उन्होंने विंड रेजोनेंस के बारे में कुछ पूछा नहीं। तो पिलसेंट बोलती है नहीं, वो अपनी ऑरा से फील कर सकते थे, तो उन्हें लगा कि नहीं मेरा चॉइस सही है इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर तुम्हारे ग्रैंडपा भी अब हेवनली एम्परर स्टेज पे, उन्हें लगा शायद तुम फ्यूचर में कुछ अच्छा कर सकते, मतलब ये डिवाइन फ्रूट तुम्हारे हाथों में अच्छा कर सकता है, तुम ग्रो जल्दी कर सकते। लीलू भी रेस्पेक्ट से बोलता है उम्मीद है सीनियर पिलसेंट आप मुझे गाइड कर देंगे कि मुझे कैसे रिफाइन करना। पिलसेंट बोलती हैं जैसी चीज़ें हो जाती हैं ठीक ठाक तो मैं सेक्लूडेड कल्टीवेशन में जाना पड़ेगा, मैं एक फॉर्मेशन बनाऊंगी जो कि तुम्हारी मदद करेगा इस डिवाइन फ्रूट विंड रेजोनेंस को रिफाइन करने में, लेकिन ये समय लेगा ठीक ठाक। क्योंकि लीलू को भी याद था, देखो अगर आपको भी याद हो तो डिवाइन फ्रूट क्रिस्टल रेजोनेंस का जो एक छोटा पार्ट मिला था लीलू को रिफाइन करने को, उस समय लीलू को 1.5 साल लग गए थे। चलो लीलू का पावर लेवल बढ़ चुका है लेकिन ये पूरा है भाई डिवाइन फ्रूट विंड रेजोनेंस का, तो टाइम तो लगेगा। पिलसेंट इस दौरान बोलते हैं कि ओरिजिन रिवर्सन वॉर शुरू हो रहा है। ओरिजिन रिवर्सन वॉर का मतलब देखो अलग होता है, मतलब कि शैडो वर्ल्ड और ये वाले वर्ल्ड में वॉर होने वाला है, तो तुम लोगों को तैयार तो रहना पड़ेगा। खास करके वो कॉफिन के बारे में थोड़ा बहुत बोलती है। लीलू तुरंत सीरियस हो जाता है कि क्या सेक्ट मास्टर के जितने भी रेजोनेंसेस अभी तक हैं इस दुनिया में प्रिजर्व है, मतलब क्योंकि नॉर्मली क्या होता है देखो हेवनली एम्परर मर गया तो उसके रेजोनेंसेस भी समय के साथ खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये केस अलग था और पिलसेंट हाँ में सर लाती है। अब लीलू भी थोड़ा उत्सुक था, पूछ लेता है कि सेक्ट मास्टर के पास कितने रेजोनेंसेस थे। अब एक तो पता था इसे कि क्रिस्टल रेजोनेंस तो था उनके, एक निर्वाणा रेजोनेंस हो गया, एक लाइट रेजोनेंस हो गया, ये सिंगल रेजोनेंसेस थे, लेकिन एक और था विंड फ्लेम रेजोनेंस जो कि अभी इसको पता चला। पिलसेंट जवाब देती है कि उनके पास 6 रेजोनेंसेस थे, क्योंकि देखो हेवनली एम्परर पे भी कोई जाता है ना तो 4 रेजोनेंसेस होते हैं, कुछ लोगों के पास 5 होते हैं, लेकिन सेक्ट मास्टर सबसे ऊपर थे, उनके पास 6 रेजोनेंसेस थे। अब लीलू जानना भी चाहता था कि कौन कौन से रेजोनेंस थे। पिलसेंट छुपाती नहीं है कि 3 सिंगल रेजोनेंस है और 3 डुअल रेजोनेंसेस थे, बाकी से तुम्हें थोड़ा पता ही। एक ये विदरिंग रेजोनेंस कुछ तो बताती, स्पेशल फॉग रेजोनेंस कुछ तो बताती, जो कि काफी तगड़े रेजोनेंस माने जाते हैं, क्योंकि विदरिंग और फ्लोरिसिंग मतलब अलग ही रेजोनेंस हो गया, डिक्लाइन एंड सेलिब्रेशन टाइप, जैसे लाइफ और डेथ हो रहा होती है कुछ वैसी, दोनों एकदम अपोजिट होते। अब लीलू पूछता है स्पेशल फॉग रेजोनेंस के बारे में। स्पेशल मतलब वो बोलती है देखो स्पेस हो गया और या वॉइड बोल, फॉग जो कि चीज़ों को ढक सकता है, तो एक ऐसा स्पेस जिसमें फॉग हो तो तुम समझ सकते हो कि फिर उसके पार देखना कितना मुश्किल होता है। स्पेस रेजोनेंस भी यूज़ कर सकते हो और फॉग से खुद को छिपा भी सकते हो, और फॉग अगर तुमने फैला दिया तो कोई भी अटैक कर रहा है तो तुम उसे सेंस भी अच्छे से कर सकते हो, मतलब एक बेसिक पावर ये बताती है। और उनके बारे में इनको भी नहीं पता था, ये बोलती हैं कि वो रेजोनेंसेस कहाँ हैं मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि तब तक मैं खुद को सील कर चुकी थी, इस विंड फ्लेम रेजोनेंस का काम उन्होंने मुझे सौंपा था। तो इन रेजोनेंसेस के बारे में क्या है, तो ये बोलती है देखो जितना इन्फॉर्मेशन था मेरे पास मैंने हेवनली एम्परर जियांग को बता दिया है, कि जैसे वो निर्वाणा रेजोनेंस एक्सटेंशन वो क्वासी 10th ग्रेड का है, तो 10 डिवाइन कॉन्टेंट्स में उस रेजोनेंस को तो कोई रेजिस्ट नहीं कर सकता। और फिर ये बोलती है सिवाय एक के, और इशारा करते हैं जियांग किंग की तरफ। लीलू का एक्सप्रेशन बदलता है, हालांकि जानता तो था थोड़ा वो, बट फिर भी बोलता है लेकिन सीनियर जियांग किंग है तो अभी 7th ग्रेड के ट्रांसेंडेंट है। बट जियांग किंग इस दौरान बोलती है लाइट रेजोनेंस ना, क्योंकि वो गेस तो पहले भी जियांग किंग भी कर चुकी थी, थोड़ा उसको आइडिया लग रहा था अपने बारे में। तो पिलसेंट की बातें सुन करके लीलू बोलता है तो मतलब सेक्ट मास्टर का लाइट रेजोनेंस जियांग किंग की बॉडी में, लेकिन पिलसेंट का एक्सप्रेशन बदलता है, वो भी थोड़ी कंफ्यूज थी। और पिलसेंट फिर बोलती, कंफ्यूज नहीं थी मतलब थोड़े अलग अवस्था में एक्सप्रेशन देती है वो, कि बेसिकली लाइट रेजोनेंस इस लड़की की बॉडी में नहीं है, बल्कि ये लड़की खुद क्वासी यानी कि हाफ 10th ग्रेड की रेजोनेंस है इस दुनिया में, मतलब ये लड़की खुद लाइट रेजोनेंस है। तो स्टोरी हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।